हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे नेपालियों का भारत पर बहुत बड़ा हमला। बताएंगे क्यों किया है नेपालियों ने ये बड़ी हिमाकत। तो वहीं भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार की संभावना बनने पर क्या बोला चाइना। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना ने की अपने मन की बात। तो वहीं इस देश ने चीन को दे दी बड़ी चेतावनी। कहा भारत हमारा करीबी दोस्त, हमारे एक भी नागरिक की हुई मौत तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बताएंगे दोस्तों किस देश ने भारत को लेकर चीन को बड़ी चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बताएंगे आखिर कांग्रेस ने किसको ये बड़ी चेतावनी दी है कि डंडा और झंडा लेकर मौजूद रहेंगे। तो वहीं संदेश खाली में चुनाव के बाद क्यों भड़की हिंसा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी खबर, जो बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां नेपालियों का भारत में हमला। वन विभाग की 5 चौकियां फूंक डाली। जी हां, नेपाली शिकारियों ने अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसकर धर्मापुर रेंज की 5 चौकियों को फूंक दिया। प्रभागीय वनाधिकारी घटना को स्वीकारते हुए कहा है कि कल ऑफिस खुलने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी, यानी आज। जी हां, प्रभागीय वनाधिकारी कतरनिया घाट बी शिव शंकर ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया है कि नवंबर में नेपाली नागरिकों ने 2 शीशम के पेड़ काट दिए थे। तब 10 लोगों के खिलाफ S2 केस काटा गया था, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया था। अभी शनिवार को धर्मापुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने शक के बिना पर एक नेपाली को कस्टडी में लिया है। उसको रात में छोड़ दिया गया, लेकिन गुस्साए नेपालियों ने धर्मापुर रेंज की कुछ वन चौकियों में आग लगा दी। इसकी लिखित सूचना सोमवार को आला अधिकारियों को दी जाएगी। आपको बता दें 45 किलोमीटर का पूरा एरिया नेपाल को टच करता है भारत का। अगर पूरे बहराइच का जंगल देखा जाए तो लगभग 70 किलोमीटर जंगल नेपाली सीमा को टच करता है। और भारत नेपाल की सीमा पूरे तरीके से खुली है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। और इसका फायदा उठाकर ये नेपाली इस कृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी तो वही बता दें। भारत में तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना पर क्या बोला चाइना। ग्लोबल टाइम्स के जरिए की मन की बात। दरअसल चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनने की संभावनाओं पर पहली बार बयान दिया है। ग्लोबल टाइम्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर उन्हें वो सरकारी मीडिया के जरिए बोलते हैं। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के विचारों को भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। ऐसे में चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि मोदी की समग्र घरेलू और विदेश नीतियां निरंतरता जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने और खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया। चीनी मीडिया ने लिखा है कि विश्लेषकों ने कहा है कि यदि मोदी जीतते हैं तो उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहने वाला दूसरा भारतीय प्रधानमंत्री नेता बना देगा। तो मोदी की समग्र घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना कम है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी सही चीन भारत की तरफदारी करने लगा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आएंगे तो मोदी ही। एग्जिट पोल को देखने के बाद अब चीन भी समझ चुका है कि बेहतर यही है कि भारत के करंट सरकार को लेकर अच्छी बातें ही की जाए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस देश ने चीन को दे दी बड़ी चेतावनी। कहा भारत हमारा करीबी दोस्त है, हमारे एक भी नागरिक की मौत हुई तो अंजाम बुरा होगा। जी हाँ, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भारत को मित्र देश बताते हुए संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता में भारत मददगार स्तंभ है। उनके साथ ही उन्होंने चीन को दक्षिण चीन सागर में सीमा न लांघने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के किसी भी कृत्यों से यदि फिलीपींस के किसी नागरिक की जान जाती है तो फिलीपींस इसे युद्ध के लिए उकसावा मानेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। फर्डिनेंड मार्कोस शुक्रवार को वार्षिक शांग्री ला संवाद में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सेना को उन क्षेत्रों में तैनात करने की क्षमता विकसित करेंगे जहां हम संवैधानिक कर्तव्य और अपने हितों की रक्षा तथा अपनी विरासत को संरक्षित करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि फिलीपींस क्षेत्रीय स्थिरता के स्तंभों के निर्माण क्रम में भारत और दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को अधिक गहरा करेगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें, अमेरिका से लौटते समय भारतीय राफेल मिस्र और ग्रीस में क्यों करेंगे हाल्ट, क्या है इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन। आपको बता दें, अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के साथ एक महत्वपूर्ण रेड फ्लैग अभ्यास में लौटते समय भारतीय वायुसेना के 8 राफेल लड़ाकू विमान अलग अलग 2 बैच में बढ़ जाएंगे।
कि इनमें 4 राफेल विमान मिस्र जाएंगे जबकि बाकी के 4 ग्रीस में हाल्ट करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों को ठहराने के लिए मिस्र और ग्रीस को ही क्यों चुना? इसके अलावा वे इकट्ठे किसी एक देश में क्यों नहीं जा रहे हैं? इन दोनों सवालों के जवाब भारतीय वायुसेना के सामरिक लाभों, रणनीतिक और भू राजनीतिक संदर्भों में छिपा हुआ है। जी हाँ, दरअसल मिस्र और ग्रीस भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। इन दोनों देशों के पास पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान है। भारत भूमध्य सागर की कूटनीति में इन दोनों देशों को काफी ज्यादा महत्व देता है। भारतीय वायुसेना भी इन दोनों देशों की वायुसेनाओं के साथ अक्सर युद्धाभ्यास करती रहती है। ये दोनों देश महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्गों के किनारे स्थित है जिनके अपने भू राजनीतिक और रणनीतिक लाभ हैं। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए ग्रीस और मिस्र दोनों ही भारत के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों देशों को एक साथ साधना भारत के भी रणनीतिक हित में है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारत ने इजराइल को भेजा 27 टन विस्फोटक तो बौखलाए पाकिस्तानी सेना के एक्सपर्ट। याद आई करगिल की वो हार। जी हाँ, गाजा में लंबे समय से चल रहा युद्ध और दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा इजराइल हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। इस बीच भारत ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने हाल में ही इजराइल को हजारों बमों की सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद इजराइल ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने एक कार्गो जहाज में करीब 27 टन गोला बारूद समुद्री रास्ते से इजराइल भेजा है। भारत के इस जहाज की चर्चा बीते महीने तब हुई थी जब स्पेन ने फलस्तीनियों के पक्ष में इसको अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने से मना कर दिया था। स्पेन ने कहा है कि पश्चिम एशिया को शांति की आवश्यकता है, ना कि विस्फोटक की। अब पाकिस्तान से भी इस पर रिएक्शन आया है। जी हाँ, चेन्नई से विस्फोटक लेकर इजराइल जा रहे कार्गो मैरियन डेनिका पर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर पाकिस्तान सेना के पूर्व अफसर और रक्षा एक्सपर्ट राशिद जंजवा ने कहा कि भारत का कार्गो जहाज गोला बारूद लेकर इजराइल जा रहा है। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब तकरीबन पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। इसमें यूरोप से लेकर अरब तक सभी देश गाजा में शांति की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल के 2-3 मुल्क हैं जो इजराइल की सपोर्ट में हैं। इसमें एक खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला भारत भी है। तो वहीं बता दें, ताइवान पर हमले का अंजाम भुगतेगा चाइना। एक साथ आए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। जी हाँ, चीन की आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका ने एशियाई देशों के साथ सैन्य गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया है। इसका प्रमुख लक्ष्य ताइवान पर चीनी हमले को नाकाम करना है। पिछले कुछ दिनों चीनी रक्षा मंत्री के अलावा विदेश मंत्रालय ने ताइवान पर बलपूर्वक कब्जे की धमकी दी और अब इसी के जवाब में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास करने जा रहा है। रविवार को तीनों सहयोगी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई है। तो वहीं बता दें, गाजा युद्ध पर मालदीव की मौजूद सरकार का सबसे बड़ा कदम, इजरायली नागरिकों की देश में एंट्री पर लगा दिया बैन। जी हाँ, मालदीव ने देश में इजरायली नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। गाजा पर इजरायली बलों के हमलों पर लोगों के बीच बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए मालदीव की मोहम्मद मुइजू की सरकार ने देश के कानूनों में बदलाव का फैसला किया है। इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनों में ये बदलाव किया गया है। रविवार को मालदीव के गृह मंत्री अली इहुसन ने बताया है कि कैबिनेट बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। अली ने बताया कि कैबिनेट ने आज इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्द से जल्द करने का फैसला किया है। जी हाँ, तो वहीं इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में शुरू हुआ राष्ट्रपति चुनावों का दौर, आखिर किन दावेदारों ने किया है रजिस्ट्रेशन? बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो जाने के बाद अब देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ईरान के संविधान के मुताबिक किसी मौजूदा राष्ट्रपति की मौत हो जाने पर 50 दिनों के अंदर चुनाव कराना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अब ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रविवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में गत महीने मौत हो गई थी। इसके बाद वहां राष्ट्रपति चुनाव कराए जा रहे हैं। अहमदीनेजाद के नामांकन से सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई दबाव में आएंगे। वजह साफ है कि अहमदीनेजाद ने 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता को खुली चुनौती दी थी और 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की उनकी कोशिशों को अधिकारियों ने विफल कर दिया था। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का विवादित प्रस्ताव, कहा करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे दो या खालिस्तान बनाओ। जी हाँ, भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक विवादित बयान देकर कूटनीतिक पारा चढ़ा दिया है। जी हाँ, अब्दुल बासित ने कहा है कि पाकिस्तान में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थलों, विशेष रूप से करतारपुर साहिब को भारत को चाहिए तो वो जम्मू कश्मीर हमारे हवाले कर दे। बासित ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के बदले करतारपुर कॉरिडोर मांगा जाता है तो सिख अपने
अपने पवित्र तीर्थ स्थलों पर नियंत्रण पा सकते हैं। सिख अलग खालिस्तान भी बना सकते हैं। भारत से आजादी मिलने पर पाकिस्तान में विलय भी कर सकते हैं, ये कहना है पाकिस्तानी पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का। इस पर आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, इसको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो करतारपुर साहिब के बदले में कश्मीर की मांग कर रहा है, जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें वियतनाम के राजदूत की पत्नी इस्लामाबाद पाकिस्तान से लापता। जी हाँ, जिन्ना के देश में वीआईपी भी क्या सुरक्षित नहीं? आपको बता दें पाकिस्तान कितना खतरनाक देश हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की राजधानी तक से वीआईपी लोग गायब होने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद में वियतनामी राजदूत की पत्नी के लापता होने की सूचना मिली है। जी हाँ, राजदूत ने खुद पुलिस हेल्पलाइन 15 पर संपर्क कर अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दी है। वियतनाम के राजदूत गुएन टिएन फोंग के कॉल की पुष्टि करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि एम्बेसडर की पत्नी राजधानी से लापता हो गई है और उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जी हाँ, वियतनाम के राजदूत के मुताबिक उनकी पत्नी सुबह 11 बजे नियमित सैर के लिए गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, लिहाजा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यानी दोस्तों अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीआईपी लोग पाकिस्तान के राजधानी शहर से गायब हो रहे हैं। आखिर कितना सुरक्षित है पाकिस्तान, अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो वहीं बता दें मैक्सिको में रचा जाएगा इतिहास, पहली बार मिलेगी महिला राष्ट्रपति। जी हाँ, मैक्सिको के मतदाता देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है। देश में रविवार को चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बार राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं हैं। अगर इस बार राष्ट्रपति की कुर्सी कोई महिला संभालती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी। राष्ट्रपति पद की रेस में हिस्सा लेने वाली महिला उम्मीदवारों को कई तरह के आरोपों से भी गुजरना पड़ा है। उनकी उम्मीदवारी ने कई झूठे और महिला विरोधी ऑनलाइन दावों की झड़ी लगा दी है। दोनों महिलाओं को उनका चुनाव लड़ना, साख और देश का नेतृत्व करने की उनकी काबिलियत के बारे में अपमानजनक हमलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, तो वहीं चीनी J20 को आसमान में ही भस्म कर डालेगा। भारत का महाकाल रुद्र M2 देश की नई ताकत पर हर भारतीय को होगा गर्व। जी हाँ, चीन ने भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए सिक्किम की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर अपना स्टील्थ फाइटर जेट J20 को तैनात कर दिया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि ये भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन भारत ने एक ऐसी ताकत का सफल परीक्षण किया है जो चीनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J20 फाइटर जेट को आसमान में ही भस्म कर डालेगा। जी हाँ, भारत ने सबसे खतरनाक दुश्मन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है। दोस्तों, रुद्रम सेकंड मिसाइल एक सुपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल है, जिसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का काल कहा जाता है और माना जा रहा है कि चीनी J20 फाइटर जेट जैसे स्टील्थ फाइटर जेट अब इसकी जद में आएंगे तो आसमान में ही उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें इजराइल हमास युद्ध रुका तो गिरा देंगे सरकार। जी हाँ, नेतन्याहू सरकार के मंत्री ने दे दी है ये बहुत बड़ी धमकी। जी हाँ, इजराइल हमास जंग को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उनकी सरकार के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसा समझौता मूर्खतापूर्ण होगा जो आतंकवाद की जीत और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने शनिवार को धमकी दी है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा समझौता करते हैं जिसमें हमास के खात्मे के बिना युद्ध को समाप्त करना होगा तो गठबंधन सरकार को गिरा दिया जाएगा। यहूदी पावर पार्टी के अति राष्ट्रवादी प्रमुख ने एक्स पर कहा कि ऐसा सौदा मूर्खतापूर्ण, आतंकवाद की जीत और इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। तो वहीं आपको बता दें जो बाइडेन की युद्ध विराम सलाह पर भड़के नेतन्याहू दे दी धमकी, कहा हमास से कोई समझौता नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल इजराइल और हमास के बीच हो रहे भयंकर युद्ध पर अमेरिका ने दोनों पक्षों को सलाह दी है, एक सजेशन दिया है कि वे जितना जल्दी हो सके अस्थायी युद्ध विराम का फैसला ले लें। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाह पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं। उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा है कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं हो जाता न कोई समझौता होगा और न ही गाजा पर युद्ध रुकेगा। इसी बीच नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बंधकों को छुड़ाने की मांग की गई। जी हां, तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर बहुत बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हमास के साथ बंधकों की अदला बदली समझौते और बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के पद से हटाने व देश में तय समय से पहले जल्द चुनाव कराने की मांग की। तो वहीं श्रीलंका में भारी बारिश से 15 मौतें, 5000 परिवार और 19,000 लोग बेघर। आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। जी हाँ, श्रीलंका में भारी बारिश का दौर जारी है। श्रीलंका में भारी बारिश के कारण सप्ताहांत
अंत में करीब 15 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण 5000 से अधिक परिवार और 19,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। आपदा प्रबंधन केंद्र यानी डीएमसी ने बताया है कि राजधानी कोलंबो सहित 7 जिलों में लोगों की मौतें हुई हैं। कई पेड़ उखड़ गए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। यहाँ कई क्षेत्रों में बिजली भी गिरी और भूस्खलन भी हुआ है। बारिश के कारण 25 प्रशासनिक जिलों में से 20 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 4000 से अधिक घरों को आंशिक क्षति हुई है, जबकि 28 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो वहीं बता दें, हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों को बनाया निशाना। जी हाँ, ईरानी समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक युद्ध पोत समेत 3 जहाजों को निशाना बनाकर कुल 6 ऑपरेशन चलाए। ईरान समर्थित ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता यद्धा सारी ने शनिवार को इसकी बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रैगन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पुतिन के हाथों की कठपुतली बना हुआ है चाइना। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि चीन रशिया की मदद कर रहा है और आगामी शांति सम्मेलन को रुकवाना चाहता है। रविवार को सिंगापुर में वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि चीन दूसरे देशों पर आगामी यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल न होने का दबाव बना रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड की ओर से प्रस्तावित शांति सम्मेलन को बाधित करने में रशिया की मदद करने का आरोप चीन पर लगाया। उन्होंने कहा कि चीन एक शक्तिशाली देश है, लेकिन इस समय चीनी सरकार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पर? तो वहीं आपको बता दें, 4 जून को डंडा और झंडा लेकर मौजूद रहेंगे। जी हाँ, कांग्रेस ने किसको दी है बड़ी धमकी, बड़ी चेतावनी, अगर काउंटिंग में किसी भी तरह का बेईमानी हुआ तो। जी हाँ, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद तमाम एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल जनता का नहीं है, ये एग्जिट पोल सरकारी है। ये एग्जिट पोल बीजेपी दफ्तर में बनाया गया है। जनता का एग्जिट पोल पर 295 प्लस सीट से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को काउंटिंग के दौरान एक हाथ में डंडा और एक हाथ में झंडा लेकर मतगणना स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे। अगर काउंटिंग में किसी भी प्रकार की बेईमानी हुई तो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लाठी मारने का भी काम करेंगे, ऐसी धमकी दी गई है दोस्तों कांग्रेस की तरफ से। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, संदेश खाली में चुनाव के बाद क्यों बढ़ गई हिंसा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से इस बारे में मांगी है रिपोर्ट। जी हां, लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संदेश खाली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने चुनावों के बाद हिंसा पर रिपोर्ट देने को कहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि संदेश खाली में शांति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर संदेश खाली में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 24 घंटे से भी कम समय में रविवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। ये झड़प तब हुई जब वहां पहुंची पुलिस ने पुलिस कर्मियों पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या टीएमसी के गुंडों ने गर्दन काटकर फेंकी। जी हां, शनिवार 1 जून को चौंकाने वाली घटना में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित चांदपुर गांव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 10 से 11 हमलावरों के एक समूह ने एक भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी। राज्य में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के दौरान यह भीषण हमला हुआ। पीड़ित की पहचान हफीजुल शेख के रूप में हुई है, जिसने हाल ही में खुद को भाजपा से जोड़ा था। रिपोर्ट्स बताती है कि हमलावरों ने पहले शेख को गोली मारी और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये है दोस्तों टीएमसी के गुंडों की कहानी जो हमने आपको बताई है। लेकिन देखते हैं क्या इस बार ममता की टीएमसी को जनता ने जवाब दिया है वोट के जरिए या फिर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या इस बार बंगाल से जंगल राज खत्म होगा या नहीं, क्या लगता है आपको दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, अरुणाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार, 60 में से 46 सीटों पर ऐतिहासिक जीत। जी हाँ, अरुणाचल के सीएम ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बहुमत के बाद शपथ की बड़ी तैयारी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी
पार्टी यानी NPEP को 6, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 3, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि आपके मार्गदर्शन और दूरदर्शिता ने हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। हम सबका साथ सबका विकास के लिए और अधिक जोश के साथ काम करना जारी रखेंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, एग्जिट पोल पर बिफरे राहुल गांधी इंडिया की सीटों पर, कहा सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है क्या। जी हाँ, एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, राहुल गांधी से जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाले का 295 गाना सुना है, इसीलिए 295 सीटें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है, यानी कांग्रेसियों को लगता है कि पीएम मोदी माइंड गेम खेल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एग्जिट पोल खुद से तैयार किया है। ये आरोप है दोस्तों कांग्रेस का। तो वहीं आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुद्दे पर। तो वहीं एग्जिट पोल में टीएमसी से आगे दिखाई दी भाजपा। तो क्या बोला ममता बनर्जी ने। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को दावा किया है कि सभी मीडिया हाउसेज द्वारा प्रसारित एग्जिट पोल जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते, क्योंकि वे 2 महीने पहले घर पर तैयार किए गए थे। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं एग्जिट पोल के बाद फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले। एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी को 303 से 305 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 350 से 355 सीटें मिलने की संभावना है। फलोदी सट्टा बाजार ने गुजरात में बीजेपी को 26 सीटें, कर्नाटक में बीजेपी गठबंधन को 20 से 22 सीटें और राजस्थान में 1920 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना जताई है, जबकि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें आने की संभावना है। यानी कि फलोदी सट्टा में भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराती नजर आ रही है। तो वहीं बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण। 21 दिनों की जमानत पर आए थे ये बाहर। जी हाँ, तो वहीं प्रधानमंत्री किसान की 17वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार। 4 जून के बाद आएंगे क्या पैसे। दरअसल 4 जून यानी कि मंगलवार को आम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी कड़ी में देश के किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त 4 जून के बाद किसानों के खाते में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से अगली किस्त जारी होने की तारीख को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी। फरवरी में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम योजना के तहत जारी की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें, हर साल किसानों को 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। इस योजना के पात्र किसानों को ये राशि 2,000 रुपए करके साल में कुल 3 बार दिया जाता है। क्या आपको अभी तक की 16वीं किस्त मिल चुकी है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, और जिनको नहीं मिली है वो कारण भी बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, गुजरात में अमूल दूध के ग्राहकों को तगड़ा झटका। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं दूध के दाम। जी हाँ, अमूल दूध को लेकर बड़ी खबर। गुजरात के ग्राहकों को फिलहाल अमूल ने तगड़ा झटका दिया है। अब ग्राहकों को अमूल के सभी प्रकार के दूध लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अधिक दाम चुकाने होंगे। अमूल दूध के नए दाम आज यानी कि 3 जून सुबह से लागू हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपके यहाँ पर पैकेट वाले 1 लीटर दूध का क्या भाव है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।